सो इट्स अ ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली हम सबसे पहले एनिमल्स के ट्रांसपोर्टेशन को देखने वाले हैं। देखिए, एक एनिमल्स नॉर्मली जो होता है ना, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियसली इसे ना अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। और ये एनर्जी हमें मिलता कहाँ से है? ऑब्वियसली हम जो खाना खाते हैं, जो भी फूड को हम कंज्यूम करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज वगैरह करके, है ना, ये हमारा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है। ये हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में देखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये रेस्पिरेशन होता कहाँ पर है? तो ये रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशंस में ही ना हमारा क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एटीपी के फॉर्म में। क्वेश्चन ये है कि यार, ये जो हमारे पास फूड है, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, वाटर है ना, ये सारी चीज़ें कैरी कौन करेगा? क्योंकि सेल के अंदर ही होने वाला है सारा प्रोसेस एनर्जी के फॉर्मेशन का, है ना। तो इसे लेकर कौन जाएगा? ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन में हम यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये फूड हुआ, ऑक्सीजन हुआ, इसको ट्रांसपोर्ट जो सेल में करना है, ये सेल पे कौन करेगा? तो ये करेगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। सो दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम ह्यूमंस बीइंग पे देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस बीइंग। ऑब्वियसली ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना ह्यूमंस बीइंग में, ये किसके द्वारा होता है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होगा। हमारे पास क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, एक सिस्टम पे काम होता है। तो हम आगे देखेंगे किस तरह से वो सिस्टम काम करता है। बट उस सिस्टम में हम देखते हैं बेसिकली ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये किन किन चीज़ों पर यो कंसिस्ट करता है? तो यू कैन से ये बेसिकली कंसिस्ट करता है ब्लड पे, ब्लड वेसल्स पे और हार्ट पे, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज़ें हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम को कंसिस्ट करती है, बनाती हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए हमें ऑब्वियसली हमें क्या करना है, सेल के पास ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सब क्या करना है? सप्लाई करना है ना। और क्या करना है? जो भी वहाँ पर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड्स वगैरह, उसे क्या करना है? वहाँ से रिमूव करना है। सो ऑब्वियसली ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, हमारे इस सिस्टम की हेल्प से हम इन चीज़ों को कर पाते हैं। सो यू कैन से इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो भी देखते हैं ना, इन्फेक्शंस वगैरह होता है, तो उससे जो फाइट हम करते हैं ना, उनमें भी हम देखेंगे कि ब्लड के कुछ WBC जैसे हो गए ना, वो क्या करता है? हेल्प करता है फाइट करने में। तो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम का ही ये पार्ट्स है, ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट्स है। तो इसका ये मतलब है कि इट आल्सो हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शंस, अगेंस्ट इन्फेक्शंस, है ना। चलिए, तो बेसिकली हमने देखा कि यहाँ पर ये जो सिस्टम है ना, ये हमारा ब्लड वेसल्स एंड हार्ट पे मुबनी है, कंसिस्ट करता है। तो हम एक एक करके सबको डिटेल्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ब्लड। देखिए, ब्लड को ना, ब्लड क्या होता है? देखिए 99% ये हमारे पूरे बॉडी पे क्या होता है? जाकर कनेक्टिविटी बनाता है ना। जहाँ पर ब्लड नहीं जा पाता है वहाँ पर लिम्फ जाता है। तो लिम्फ तो ब्लड का ही पार्ट्स है ना। तो एक तरह से मैं बोलूँ कि ये लगभग पूरे बॉडी पे क्या होता है? कनेक्टिविटी बनाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड सेल है, फ्लूइड टिश्यू है, और ये पूरे बॉडी में कनेक्टिविटी बनाता है, इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। तो ये जो ब्लड का कलर है ना, ये रेड होता है बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन की वजह से। ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसकी वजह से ये कैसा दिखता है? ये रेड दिखता है कलर में। कुछ इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक चीज़ें हैं जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो MCQ ओरिएंटेड होता जा रहा है, हो ही गया है। तो कुछ चीज़ें जो है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद होना चाहिए। जैसे व्हाट इज़ कॉल्ड स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या कहते हैं? ठीक है,
तो आपको पता होगा ब्लड रेड है मतलब ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन है, तो हेमोग्लोबिन से मिलता जुलता ही नाम है, आपने सुना होगा हेमाटोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, है ना, और हेम मतलब आपने समझ ही लिया है कि ब्लड में पाया जाता है। सो स्टडी ऑफ ब्लड को हम कहते हैं हेमाटोलॉजी। अच्छा एक चीज़ और, जब बर्थ नहीं होता है किसी भी बच्चे का, मान लो बर्थ नहीं हुआ है अभी, वो वomb के अंदर ही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जब ब्लड बनता है ना, फॉर्मेशन होता है ना ब्लड का बिफोर बर्थ, तो वो कहाँ पर होता है, तो ये याद रखेंगे, बिफोर बर्थ अगर फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो वो बच्चे के लीवर से होता है, ठीक है। बट अगर आफ्टर बर्थ की बात करता हूँ कि आफ्टर बर्थ हमारा ब्लड कहाँ पर बनता है, तो याद रखेंगे ये बोन मैरो में हमारा बनता है, ठीक है। अच्छा ब्लड की जो पीएच है ना, पीएच आपने ऑब्वियसली एसिड बेस में पढ़ा होगा। सो पीएच वैल्यू जो होती है ना ब्लड की, वो होती है 7.4। अब 7.4 है मतलब ये 7 से ज़्यादा है, 7 से जैसे ज़्यादा होता है तो वो उसकी नेचर कैसे हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है, ठीक है। अच्छा चलिए, ब्लड को स्टोरेज कहाँ किया जाता है, तो याद रखेंगे हमारे बॉडी में ना, हमारे बॉडी में ब्लड को हम स्प्लीन में क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। और अगर किसी लैब की बात करते हैं, है ना, हम देखते हैं हमारे आसपास क्या होता है, कुछ ना कुछ महीनों के बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि ब्लड डोनेशंस वगैरह होते हैं, अलग अलग तरह के कैंप लगते हैं। तो ये जो ब्लड लिए जाते हैं ना, इनको बहुत एहतियात के साथ रखा जाता है लैब के अंदर, ठीक है। ये जो ब्लड है ना, इनको इनकी जो लाइफ स्पैन होती है ना, ये जो लिया जाता है ब्लड कैंप्स वगैरह में, 42 डेज़ इसकी मतलब बोल सकते हैं लाइफ पीरियड है। और इस पे भी हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस वाले एनवायरनमेंट में इस ब्लड को रखा जाता है, और मोरलेस 42 डेज़ तक ये ब्लड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कुछ फंक्शंस को देख लेते हैं, ब्लड का फंक्शंस क्या है, ठीक है। देखिए ब्लड का जो फंक्शंस है मेनली वो ट्रांसपोर्टेशन है, हमने अभी देखा है। इसके अलावा अभी मैंने देखा कि वो फाइट भी करता है, तो एक डिफेंस मैकेनिज्म भी इसका है फाइटिंग करने का। इसके अलावा ये रेगुलेटरी फंक्शंस भी करता है, रेगुलेट करता है, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो ये रेगुलेटरी फंक्शंस भी करता है। तो एक एक फंक्शंस को हम यहाँ इस तरह से देख लेते हैं। पहला हम लेते हैं ट्रांसपोर्टेशंस। ऑब्वियसली ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन को जो है ना वो लंग्स से डिफरेंट सेल या फिर टिश्यू के अंदर लेकर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की वजह से, एनर्जी की फॉर्मेशन की वजह से बनता है, उसको क्या करता है लेकर उस सेल से, टिश्यू से क्या होता है फिर दोबारा लंग्स के पास लाता है। तो ये एक इसकी फंक्शन हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू लंग्स, ठीक है। इसके अलावा देखिए जब प्रोसेस होता है ना ऑक्सीडेशन, तो कुछ सेलुलर वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो जो सेलुलर वेस्ट होता है ना, उसको क्या होता है ब्लड किडनी की तरफ लेकर जाता है ना। तो सेल या फिर टिश्यू से किडनी की तरफ क्या होता है, सेलुलर वेस्ट भी जाता है ना। सेलुलर वेस्ट जाता है टिश्यू से किडनी की तरफ, और वो किडनी क्या करता है, वहाँ पर किडनी फिल्ट्रेशन करता है ना, फिल्टर कर देता है हमारे ब्लड को, उन सेलुलर वेस्ट को क्या करता है, अलग कर देता है ब्लड से, ठीक है। इसके अलावा ब्लड का काम ये है कि वो न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन से सेल के पास या टिश्यू के पास लेकर जाता है। सो यू कैन से ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द टिश्यूज़। और एक चीज़ हम भूल रहे हैं, एक और काम है, ये क्या करता है, हॉर्मोन्स को भी क्या करता है, कैरी करता है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जहाँ उसको जाना रहता है, जहाँ उसका टारगेट ऑर्गन है। सो एक फंक्शन ये भी हो सकता है कि ब्लड कैरीज हार्मोन फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस टू द प्लेस यू कैन से टू द टारगेट ऑर्गन। ओके, सो बेसिकली ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन है ब्लड का। चलिए हम चलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में। ऑब्वियसली डिफेंस की जब बात आएगी,
ब्लड से रिगार्डिंग, तो हम WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल का नाम जरूर लेंगे। अभी हम देखेंगे ब्लड्स के कितने पार्ट्स होते हैं, तो वहाँ हम देखेंगे ब्लड्स में कुछ सॉलिड पार्ट होते हैं, कुछ लिक्विड्स पार्ट होते हैं। सॉलिड पार्ट यानी कि सेल, उनमें 3 तरह के बेसिकली सेल्स होते हैं, उनमें एक वाइट ब्लड सेल भी होता है। बेसिकली अभी हम जस्ट देखते हैं कि ये जो वाइट ब्लड सेल्स है ना, ये बेसिकली क्या करता है, हमारे डिजीज़ को डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ना क्या करता है, फाइट करता है, उनको क्या करता है, मारता है। और इसी वाइट ब्लड सेल की वजह से हम क्या होते हैं, हम अपने आप को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आई कैन से ये क्या करता है, हमारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, मारता है, उससे फाइट करता है ना। अच्छा, इसके अलावा आपने ब्लड प्लेटलेट्स का नाम सुना होगा। वो क्या करता है, वो ना ब्लड को बॉडी, मान लो कहीं अगर कट गया है तो ज़्यादा खून बॉडी से बाहर ना हो जाए, इसके लिए ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स खून को क्या करते हैं, कोगुलेट करते हैं, क्लॉट कर देते हैं, है ना, जमा देते हैं। सो ये भी फंक्शन हो सकता है। सो ब्लड प्लेटलेट्स प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस बाय द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस के ऊपर। सो हमारा रेगुलेटरी में हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले ये वाटर बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है ना। और इसके अलावा हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी क्या होता है, मेंटेन करता है। सो वाटर एंड टेम्परेचर वाला बात आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने आगे की टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो ब्लड की कंपोनेंट की बात करते हैं। सो बेसिकली ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं। आई कैन से इट्स अ प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड कॉर्पसेल्स, ब्लड सेल्स। प्लाज्मा हमारा बेसिकली लिक्विड पार्ट होता है और जो ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं ना, वो सॉलिड पार्ट्स होता है। सो ब्लड कॉर्पसेल्स में पहला RBC हो सकता है, WBC हो सकता है और प्लेटलेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम प्लाज्मा को पढ़ते हैं। देखिए, प्लाज्मा जैसा कि मैंने कहा अभी, ये क्या होता है, लिक्विड कंपोनेंट्स होता है। ऑलमोस्ट 92% ना इसमें वाटर होते हैं, 7% के करीब इसमें प्रोटीन होती हैं और 1% कुछ अदर मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी जो कलर होती है, ये जो होती है ना, ये बहुत मतलब हल्का होता है, कलरलेस होता है। सो बेसिकली मैं ना इसको कहता हूँ कि ये कलरलेस कलर ही होता है। ठीक है, चलिए, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। सो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए ना प्लाज्मा को हम बोल सकते हैं कि ये प्रोटीनियस पार्ट है ब्लड का। ये क्या है, एक प्रोटीनियस पार्ट है ब्लड का। इसके अंदर कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको पता होगा, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, अल्बुमिन, प्रोटीन्स वगैरह पाई जाती हैं, जो कि ब्लड को कोगुलेट करने में, है ना, जमने में हेल्प करती है। हम बाद में देखेंगे ना किस तरह से ये हेल्प करता है। अभी हम प्लाज्मा के और कुछ पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही प्रोटीन्स हमने कहा था क्लॉटिंग की तरफ रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ये जो प्लाज्मा है, चूँकि ये लिक्विड पार्ट है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ब्लड के pH को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारे pH को मेंटेन कर रहा है। 7.4 यानी कि हल्का अल्कलाइन होता है ना। चलिए, अब हम ब्लड के सेल्स के ऊपर बात करते हैं। ये हो गया प्लाज्मा। नेक्स्ट है ब्लड कॉर्पसेल्स। 3 तरह के सेल्स मैंने बताए थे, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम RBC की बात करते हैं। रेड ब्लड सेल इसे कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है ना, वो होता है अरिथ्रोसाइट। तो ये भी हमें याद रखना है, इट्स अ अरिथ्रोसाइट। देखिए, RBC जो होता है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा रक्त क्या होता है, रेड कलर का होता है। अच्छा, ये जो हेमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन कैरियर है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है ना। तो मैं ऐसे बोल दूं कि जो हमारा हेमोग्लोबिन है वो क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड सम पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैपेंस थ्रू हेमोग्लोबिन। जब ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी लंग्स से जब ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है, तो उस कंडीशन में ये हेमोग्लोबिन ही है जो क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करके सेल या टिश्यू के पास लेकर जाता है। उस कंडीशन में हम इसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। और जब प्रोसेस होता है एनर्जी बनने का, जहाँ पर फूड का
करण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी हेमोग्लोबिन ही क्या करता है, फिर लंग्स के पास लेकर आता है। इस कंडीशन में हेमोग्लोबिन को हम कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, ये जो आरबीसी होता है इसका जो शेप होता है ना, ये टैबलेट टाइप का होता है। आपने ऑब्वियसली टैबलेट देखा होगा, इस टाइप का होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसकी लाइफ स्पैन की बात करूं तो एक आरबीसी 120 डेज तक ही क्या होता है, जिंदा रहता है, उसके बाद ये वेस्ट हो जाता है। अगर मैं पर सीसी इसकी वॉल्यूम की बात करूं, अमाउंट की बात करूं, तो पर सीसी इसमें 3.5 से 5.5 मिलियन जो है आरबीसी हम देखते हैं एक सीसी ब्लड में। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्लड कंटेन्स 3.5 टू 5.5 मिलियंस आरबीसी। ओके, अच्छा, आरबीसी के पास ना बेसिकली हम ऐसा बोलें कि आरबीसी जो है ना ये न्यूक्लियस नहीं रखता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। अगर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो यानी कि यहाँ पर रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने रेस्पिरेशन वाले पार्ट में हम जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ हम डिटेल में देखेंगे कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में कहाँ पर होता है। तो दरअसल रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, अगर आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, मैं यहाँ बता दूँ आरबीसी के पास क्या नहीं है, तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो अगर आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो क्या ये रेस्पिरेशन कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसके पास न्यूक्लियस भी नहीं है, अगर न्यूक्लियस भी नहीं है तो ये सेल डिवीज़न भी नहीं कर सकता, क्योंकि सेल डिवीज़न में सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं। यार यहाँ तो न्यूक्लियस ही नहीं है ना। सो आई कैन से ये जो आरबीसी है ना ये नहीं करता है रेस्पिरेशन और ना ही सेल डिवीज़न। जनरली आरबीसी में हम देखते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कैमल्स एंड लावा ऐसा मतलब एनिमल्स है जिसमें पाया जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में एक्सेप्शंस ख़ास तौर पे पूछा जाता है। तो ये रहा हमारा आरबीसी की जानकारी। चलिए अब हम पढ़ते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स की तरफ, डब्ल्यूबीसी की तरफ। वाइट ब्लड कॉर्पसेल को डब्ल्यूबीसी कहा जाता है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ल्यूकोसाइट। तो आपको ये भी याद रखना है। देखिए डब्ल्यूबीसी है यानी कि ये इन्फेक्शन से लड़ेगा, है ना, यानी ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को, इम्यून पावर को, है ना, जिससे हम क्या करते हैं, डिजीज़ से लड़ते हैं, उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। सो मैं इसको ऐसे कह दूं कि इट मेंटेन आवर इम्यून पावर और प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय डिजीज़। अच्छा, इसके शेप की अगर बात करें तो ये इरेगुलर शेप का होता है, इसकी शेप फिक्स नहीं है। ठीक है, अच्छा, अमाउंट की बात करते हैं तो पर सीसी ये 8000 से 10,000 की मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, अब न्यूक्लियस में तो आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, बट डब्ल्यूबीसी में हम न्यूक्लियस को देखते हैं। सो न्यूक्लियस फाउंड इन डब्ल्यूबीसी। बेसिकली ये जो हमारे डब्ल्यूबीसी है ना ये दो टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं डब्ल्यूबीसी जिसमें हमें ग्रैन्यूल्स देखने को मिलता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें हमको ग्रैन्यूल्स नहीं देखने को मिलता है, छोटा छोटा दाना होता है बेसिकली। ठीक है, तो जिनमें मिलता है देखने को उसको ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं, और जिसमें नहीं होता है उनको अग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ डिजीज़ के बारे में बात कर लें जो डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड है। जैसे अगर मान लीजिए डब्ल्यूबीसी की अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया गया है, सपोज़ किसी भी पर्सन के ब्लड में ना डब्ल्यूबीसी की अमाउंट इंक्रीज़ हो जा रही है, तो इसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा आरबीसी है ना वो इफ़ेक्टेड हो जाता है। यानी अगर अमाउंट डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज़ होता है तो आरबीसी क्या हो जाता है, इफ़ेक्टेड हो जाता है, वो इमेच्योर हो जाता है। और आरबीसी अगर मान लीजिए इमेच्योर हो जाता है तो फिर हमें तरह तरह की परेशानियाँ होंगी। ठीक है, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है तो वो भी इफ़ेक्टेड हो जाएगा, है ना। चलिए अगर हमारी अमाउंट क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारा डब्ल्यूबीसी है। बेसिकली ये दो तरह का पाया जाता है, एक ग्रैनुलोसाइट्स है और एक अग्रैनुलोसाइट है। ग्रैनुलोसाइट में भी 3 कैटेगरी है, न्यूट्रोफाइल्स, एओसिनोफाइल्स एंड बेसोफाइल्स। आप यहाँ देखो, यहाँ पर छोटे छोटे आपको दाने जैसे ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, इसीलिए इसका नाम ग्रैनुलोसाइट पड़ा है। बट यहाँ पर कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं दिखेगा, दैट इज़ वाई इट्स अ ग्रैनुलोसाइट।
बेसिकली ये होता है लिम्फोसाइट और ये होता है मोनोसाइट्स। ठीक है, चलिए अब जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर मैं WBC के अमाउंट को बढ़ा दूं या किसी भी पर्सन के ब्लड में WBC की अमाउंट बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है ना कि जो RBC है ना वो इफ़ेक्टेड हो जाता है, वो इमेच्योर हो जाता है, तो फिर तरह तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है ना। और अगर अमाउंट डिक्रीज़ हो जाए तो देखिए, जब अमाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा ना तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर अमाउंट कम हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाता है, पावर कम हो जाता है उसका, है ना, वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और इस तरह के डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ल्यूकापीनिया। क्या कहा जाता है, इट्स अ ल्यूकापीनिया। ठीक है, सो बेसिकली जब हमारा WBC अमाउंट डिक्रीज़ हो जाता है तो पर्सन को ल्यूकापीनिया हो जाता है। नाउ कम टू प्लेटलेट्स। अब हम प्लेटलेट्स की तरफ चलते हैं। देखिए, प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, ये तो ब्लड कोआगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे हम साइंटिफिकली थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, तो इस नाम को याद रखेंगे। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स कहलाता है। बेसिकली ये हमारा ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए देखिए, प्लेटलेट्स जो है उसके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामी प्रोटीन पाया जाता है। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन हमें बाद में चल के प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ क्या होने वाला है। यहाँ पर एक थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ अगर ये ना होता, ब्लड कोगुलेशन वाला प्रोसेस ना होता, तो क्या हो जाता, हमारे बॉडी अगर कहीं भी इंजरी हो गया है तो क्या होता, वहाँ से ब्लड कंटिन्यू क्या होता, एक्सेस अमाउंट में निकल जाता, यानी एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड हो जाता। और आपको पता है ब्लड अगर बॉडी से एक्सेस अमाउंट में निकल जाता है तो फिर क्या होने वाला है, ऑब्वियसली जिस भी पर्सन में ऐसा होता है वो क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ब्लड कोगुलेशन क्या है, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, जहाँ पर ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ एनी इंजरी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन की। तो इसकी जो लाइफ स्पैन है ये सिर्फ और सिर्फ 1 वीक है। सिर्फ 1 वीक के लिए क्या होता है हमारा बोल सकते हैं प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन है। अमाउंट की बात करते हैं तो पसीसी ये 2.5 से 4.5 लाख होता है। अच्छा, अगर हमारी ब्लड में 50,000 से अगर ये कम हो जाता है ना, तब हम मान के चलते हैं कि ये खतरनाक कंडीशन है ना। प्लेटलेट्स कम नहीं होना चाहिए, 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया प्लेटलेट्स के बारे में। एक बार हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा ब्लड कोगुलेट होता है ना, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है ना, किस तरह से ब्लड का कत्था बनता है। चलिए, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ प्लेटलेट्स, ये कैसे काम करता है। देखिए, मैंने आपको लेक्चर्स की स्टार्टिंग में ही कहा था कि प्लाज्मा जो होता है ना वो ब्लड का प्रोटीनियस पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा और अलग अलग प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और मैंने उस वक्त कहा था कि ये प्रोटीन ब्लड को जमाने में, कोगुलेट करने में, क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर प्लाज्मा का इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा प्लेटलेट्स के पास भी एक प्रोटीन मैंने अभी जस्ट कहा था, इट्स अ थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो भी क्या करता है, हमारा कोगुलेट करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली प्लाज्मा का प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन, ये क्या करता है, ये आपस में रिएक्ट करता है। ठीक है, और रिएक्ट करके एक नए प्रोटीन की निर्माण करता है, उसका नाम है थ्रोम्बिन प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स की प्रोटीन मिलकर एक नए प्रोटीन की निर्माण करती है, इसका नाम है थ्रोम्बिन प्रोटीन। अब देखिए, ये जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है ना, ये क्या करता है, प्लाज्मा में मौजूद एक और प्रोटीन जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। क्या नाम है, इट्स अ फाइब्रिनोजेन। ये प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक और प्रोटीन बनाता है, उसका नाम है फाइब्रिन। इसका नाम क्या है, फाइब्रिन। तो इट्स अ फाइब्रिन प्रोटीन। ये जो फाइब्रिन प्रोटीन है ना, यही क्या होता है, एक नेट स्ट्रक्चर बनाता है। अगर मान लो कहीं पर इंजरी हुआ है ना, तो यही क्या करता है, एक नेट स्ट्रक्चर बना लेता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है ना वो आगे
लॉस नहीं हो पाता है। सो आई कैन से ये जो फाइब्रिन प्रोटीन है ना, यही नेट स्ट्रक्चर बना लेता है वो जो वुंड है। इससे क्या होता है, ब्लड क्या होता है और आगे नहीं वेस्ट हो पाता है, लूज़ नहीं हो पाता है, स्टॉप कर देता है। लगभग 4 से 5 मिनट के अंदर ये प्रोसेस होता है और हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है, जम जाता है, क्लॉट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आने वाले हम लोग लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो हार्ट है पंप करता है, बिकॉज हमारा सेकेंड पार्ट हम हार्ट लेते हैं और उसके बाद हम फिर ब्लड वेसल्स को भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम हार्ट्स को कवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।